नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जिस पोम को एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक by T.S. Eliot. Actually, it is not exactly a love song, rather it is an expression of his innervated feelings, his doubts, his state of dilemma, and he represents the very neurotic atmosphere of 20th century social life. How a person is slightly neurotic and hesitant about his love life. So एक इंटीरियर मोनोलॉग की तरह है, एक ये डायरेक्टली एड्रेस किया हुआ है अपने रीडर्स को। स्पीकर कौन है इसका? स्पीकर कैन बी द जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक हिमसेल्फ। हालांकि उसका पूरी पोम में कहीं ऐसा नाम एग्जैक्टली नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आप टाइटल के स्पीकर को स्पीकर मान सकते हो। और वो क्या बता रहा है, अपनी जो भी सप्रेशन है, जो उसकी विशेष थी जिनको अकम्प्लिश नहीं कर सका, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू हिज लव लाइफ, व्हाई ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज लव ओपनली। वो जो हेजिटेशन थी, वो स्क्रूपलस नेचर उसका, और वो किस तरीके से वो साइकोटिक हो चुका है, वो एक्सप्रेशंस यहाँ पे आपको, क्योंकि ये इंटीरियर मोनोलॉग है। तो इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है एंड देन यू आर लेटिंग इट आउट एज सच। जैसे कि ये ड्रीम होता है, उसमें बहुत सारी इमेजेस सिमल्टेनियसली वो रन करते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे एब्रप्टनेस होती है, लैक ऑफ सीक्वेंस होता है, लैक ऑफ ऑर्डर होता है। उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इस पोम में भी आपको मिलेगा। जो उसकी फीलिंग्स हैं वो एक ऑकवर्ड, डिसऑर्डर्ड वे में, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट की हुई है। सो थीम्स की बात करते हैं तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द एंग्जाइटीज एंड प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ हिज इनर लाइफ। ये जो एक डायलेमा है, टू आस्क फॉर द फेवर और टू एक्सप्रेस हिज लव टू द लेडीज और नॉट, वो जो हेजिटेशन है, और वो इन द एब्सेंस ऑफ द अकम्प्लिशमेंट, व्हेन ही इज नॉट एबल टू टेल व्हाट ही फील्स लाइक टू द लेडी लव। सो उसके अंदर जो उसका रिस्पॉन्स आता है और जो फीलिंग आती है, उसका एक्सप्रेशन है। साथ ही साथ वो एक मॉडर्न पर्सन, जो मॉडर्न पर्सन है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो मॉडर्न लाइफ की सॉर्डिडनेस है, पेटीनेस है, और लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग द पीपल, इन सब का भी एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इट डेल्व्स डीप इनटू द एलियनेशन, confusion of life at the turn of 20th century. Since he is not able to tell what feels like to his lady love, that very feeling results in the alienation. वो एक अजीब सी सॉलिटरीनेस है, एक अजीब सा लोनलीनेस है जो उसको खाया जा रहा है। तो वो उसके एक्सप्रेशंस को यहाँ पे एक डिसऑर्डर्ड वे में उन्होंने प्रेजेंट किया है। इट इज़ एन एक्सटेंडेड सेल्फ एनालिसिस ऑफ द डे ड्रीमर। एक जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हो कि क्या, व्हाट यू आर एग्जैक्टली, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन एंड व्हाट आर द पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ योर लाइफ, वेदर इट हैज़ सम वर्थ, और डज एनीवन फील अफेक्टेड बाय यू, बाय योर एब्सेंस, बाय योर प्रेजेंस। ये सब चीज़ें, ये सारे जो फियर्स हैं और इस तरह का जो कन्फ्यूजन है आपकी इनर लाइफ में, उन सब का एनालिसिस भी है, अपने आप को एनालाइज भी कर रहा है। वाई ही फेल्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड व्हेन ही फेल्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑन हिमसेल्फ, वो सब चीजें यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेस की हैं। सो टेक्स्ट की बात करते हैं। ये एपिग्राफ जो है, इट इज टेकन फ्रॉम इन्फर्नो ऑफ डेंटे। डेंटे वॉज एन इटालियन पोएट। ही इज बेसिकली नोन फॉर हिज एपिक डिवाइन कॉमेडिया। सो उसके अलावा उन्होंने इन्फर्नो भी लिखा, और इन्फर्नो मतलब क्या है कि इट इज़ अ जर्नी ऑफ अ पिलग्रिम टू हेल, और वहाँ पे जाके उनको क्या एक्सपीरियंसेस हुए। तो ये एपिग्राफ उसी इन्फर्नो से लिया हुआ है, ये लैटिन में है। अब इसका इंग्लिश वर्जन में आपके सामने पढ़ देता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हाउ इट इज़ रेलिवेंट इन द लाइफ ऑफ द स्पीकर। इन्फर्नो में जो पिलग्रिम है, ही गोज टू हेल, और हेल में जाकर के उसकी एक पर्सन से मुलाकात होती है, उसका नाम है गाइडो। गाइडो से वो पूछ रहा है उसकी कि हाउ ही इज फीलिंग। अब गाइडो भी उसी तरीके से हेजिटेंट था स्टार्टिंग में कि यार, शुड आई टेल हिम व्हाट ही फील्स लाइक, व्हाट हिज एक्सपीरियंसेस आर इन हेल। तो वो जो हेजिटेशन वाला जो एक्सप्रेशन उस गाइडो का था पिलग्रिम के लिए, वो जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट टाइप का था, वैसे ही कुछ इस स्पीकर के साथ भी है। इट वॉज ऑल्सो डायरेक्ट एड्रेस टू पिलग्रिम। पिलग्रिम वॉज द कैरेक्टर हु वेंट टू हेल। जैसे गाइडो ने अपनी बात पिलग्रिम को बताई, उसी तरीके से एल्फ्रेड प्रूफ्रोक भी अपनी बात रीडर्स को बताना चाह रहा है। गाइडो ने पिलग्रिम को ये बताया कि ही इज ए लॉस्ट सोल एंड ही कैन नेवर एवर रिटर्न टू द अर्थ एंड ही विल रिमेन हेयर इन हेल ओनली।
सो वो जो एक सेंस ऑफ सस्पेंस उसकी लाइफ में है, अनसर्टेनिटी है लाइफ में, उसी तरह की अनसर्टेनिटी इस प्रूफ्रॉक की लाइफ में भी है। हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल है, यहाँ पे उसकी लव लाइफ को लेकर के है। गाइडो ने क्या कहा इस लैटिन एक्सप्रेशन से, इफ़ आई थॉट दैट माई रिप्लाई वुड बी समवन who would ever return to earth, this then would remain without further movement, but as no one has ever returned alive from this gulf, if what I hear in true, I can answer you with no fear of infamy। अब इस एक्सप्रेशन में गाइडो ने क्या कहा कि अगर ये जो मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, अगर ये किसी ऐसे पर्सन को बताता जो अर्थ पे वापस जा सकता था, तब तो मुझे डर रहता कि यार मेरी लाइफ के बारे में अर्थ में वो बताएगा तो कुछ अच्छा सा नहीं रहेगा और मेरे भी चांसेस होते अर्थ पे वापस जाने के। तो लोग मुझसे फिर पूछते कि भाई तुमने लॉस्ट सोल थे तो तुमने क्यों किया ऐसा, क्या किया, व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस, तो दैट वुड नॉट बी अ होलसम पिक्चर फॉर मी। लेकिन अब मुझे पता है कि कोई इस हेल से कोई वापस नहीं जाता, कोई नहीं जाता, तो और अब मैं अपनी बात तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी नहीं जाओगे, और तुम भी नहीं जाओगे तो मेरी बात सिर्फ तुम तक रह पाएगी और कोई सुन नहीं पाएगा। तो किसी तरह का इन्फेमी, किसी तरह की बदनामी होने का कोई मतलब है नहीं। अब इस एक्सप्रेशन को प्रूफ्रॉक की लाइफ में आप अप्लाई करोगे तो ऐसे लगेगा कि इस सॉन्ग के थ्रू अब वो इस तरीके से बता रहा है कि यार मैंने अपनी बात बता दी और मुझे कुछ किसी भी इनफेमस होने का, बदनामी होने का कोई डर है नहीं। एक्चुअली आई कुड नॉट टेल इट टू समवन, वो फियर मेरे अंदर बचा रहा, वो स्क्रूपल मेरे अंदर बची रही, लेकिन अब मैं फिर भी किसी को तो अपनी बात बताना चाह रहा हूँ। तो वो अपना फिर ये सॉन्ग के थ्रू इन्होंने ये बताया। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक ए पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल। इथराइज्ड मतलब एनेस्थेटाइज। अब एक इमेज बनाई है कि भाई लेट्स गो इनटू माय साइकी। एक जैसे समझ लीजिए कि एक जर्नी है उन गलियों की, उन स्ट्रीट्स की, जैसे मॉडर्न लाइफ में जो गलियां हैं उन गलियों में चलते हैं। लेट्स कम विद मी। अब ये जैसे रीडर को एड्रेस करते हुए कहा जा रहा है कि जस्ट लेट्स कम विद मी, आई विल टेल यू व्हाट आई फील लाइक। फिलहाल जो टाइम है वो टाइम कैसा, बिल्कुल शांत शाम का टाइम है। साइलेंस को किस तरह से कंपेयर किया गया है, जैसे वो पेशेंट जिसको कि एनेस्थीसिया दिया हुआ है वो उस ऑपरेशन थिएटर में टेबल के ऊपर लेटा हुआ है एंड ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। उसी तरीके से ये शांति ये शाम में है। ये जो इवनिंग है, इवनिंग इज ए साइलेंस oblivious of everything। जैसे कि वो पेशेंट ही डज नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू हिम, उसे पता नहीं कि उसके क्या होने वाला है, उसके साथ ऑपरेशन में क्या चीराफाड़ी होने वाली है, ही डज नॉट नो। ऐसे ये शाम जो है ना, कुछ नहीं पता है इसको। अब मैं क्या कहने चाह रहा हूँ, सो लेट्स कम विद मी एंड जस्ट नो व्हाट आई एम, व्हाट आई हैव टू से। लेट्स गो थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स। ये जो गलियां हैं, ये जो शाम, अब क्योंकि शाम हो चुकी है, वर्चुअली दे आर एम्प्टी। डिजर्टेड मतलब एम्प्टी। द मटरिंग रिट्रीट्स, वो जो दिन, जो एक शोर शराबा होता है ना, दूर से जो आपको शोर शराबा आ रहा होता है, वो जो सुख बुगाहट टाइप की जो आती है, छोटी छोटी बातें करने की आवाज़ जो आती है, दिस ऑल्सो फेड्स। शाम हो चुकी है और जो दूर से आने वाला जो शोर शराबा है वो भी इनफैक्ट फेड होता जा रहा है। It is going to be darker and more silent. Of restless retreats, muttering किसकी है? Of restless nights in one night cheap hotels. अब ये पर्टिकुलरली अब यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लोकेलिटी की बात कर रहे हैं। ये लोकेलिटी कैसी है? बहुत ही ज़्यादा स्लम लाइक जैसे लोकेलिटीज़ होती हैं। अगर वहाँ पे होटल्स भी हैं तो वो चीप होटल्स, और वहाँ के जो हैबिटेंट्स हैं वो भी उसी तरह के इलिटरेट और अनपॉलिश्ड उस तरह के लोग हैं यहाँ पे, स्लम ड्वेलर्स। तो रेस्टलेस नाइट्स, और रेस्टलेस नाइट्स यहाँ पर, अब रेस्टलेस नाइट्स ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच को, कि रेस्टलेस आर द पीपल हु कुड नॉट हैव द पीसफुल नाइट, यानी पीसफुल स्लीप, यानी वहाँ के लोगों की जो रात है वो बिल्कुल रेस्टलेस होकर कटती है, मतलब दे आर नॉट एबल टू हैव अ साउंड स्लीप। रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स। होटल्स में भी क्या है कि इसी तरह के जो चीप होटल्स हैं, इसी तरह के वहाँ पे कस्टमर्स, गेस्ट जाते हैं और दे ऑल्सो हैव द रेस्टलेस नाइट। सो इस माहौल में जस्ट लेट्स गो विद मी एंड नो व्हाट आई एम
एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स। अब ये डस्ट, स्क्वेलर, जो गंदगी है, यहाँ पे आप ऑयस्टर शेल, वो जो फिश विश होती है उसकी जो शेल वेल पर, तो वो बिखरी हुई है। रेस्टोरेंट भी कैसे हैं, बिल्कुल वहाँ पे कोई हाइजीनिक जो एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं है, कुछ भी कूड़ा ऐसे पड़ा हुआ है। तो वो जो डस्ट, सॉडस्ट रेस्टोरेंट, सॉडस्ट मतलब जो गंदगी से भरपूर रेस्टोरेंट, यानी कि ये उस स्लम लाइक जो ड्वेलिंग्स, उसकी यहाँ पे इमेज बन रही है। जिस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो ऐसे बिल्कुल स्लम लाइक, ठीक। तो उनसे होते हुए वहाँ पे चीप होटल्स भी हैं, लोग अपने लोगों के पास वो शांति जो होनी चाहिए वो है भी नहीं। तो उस माहौल में जस्ट लेट्स कम विद मी, आई विल टेल यू हु आई एम। स्टेट्स दैट फॉलो लाइक अ टेडियस आर्ग्यूमेंट ऑफ इंसीडियस, इंसीडियस मतलब मैलिशियस, मैलिशियस मतलब इविल इंटेंशंस, जो having evil intentions, to lead you to an overwhelming question. अब overwhelming question is too tough to ask, to solve, to get the answer of. तो overwhelming ये question perhaps क्या है, ये एक marriage proposal, मतलब how I could not make a marriage proposal throughout. I met my lady loves and I could not express my wish, the marriage proposal. With the result, मैं भी single ही हूँ, सिंगल हूँ, और वो सिंगलनेस जो है वो एक सॉलिटरीनेस जो है मेरी लाइफ में, वो एलियनेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आई बिकम स्लाइटली न्यूरोटिक विद द रिजल्ट। सो उन स्ट्रीट्स में, लेट्स कम विद मी इन द स्ट्रीट्स जो कि एक दूसरे को ऐसे क्रिस क्रॉस इंटरसेक्ट कर रही हैं जैसे कि दो लोग आपस में एक अजीब सा एक आर्ग्यूमेंट है, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हैं। वो एक बिल्कुल इविल इंटेंशन वाला आर्ग्यूमेंट है, और उसमें आप कोशिश कर रहे हो कि मैं इसको पीछे पछाड़ दूं और मैं इसको पीछे पछाड़ दूं। तो ये जो स्ट्रीट्स हैं वो भी क्रिस क्रॉस, मतलब जो गली, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गलियाँ जो पतली पतली गलियाँ, उनमें कोई ऑर्डर नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं, उसकी तरफ वो लीड करवाना चाह रहा है। और अब फाइनली जो मैं आपको ले जा रहा हूँ, और फिर जो टॉक होगी, उस टॉक का फाइनल जो एक टॉपिक है वो क्या है, जो ओवरवेलमिंग क्वेश्चन जो कि मैं पूछ नहीं पाया। वो क्वेश्चन ये है कि मैरिज प्रपोजल, आई कुड नॉट आस्क माई विश टू एनीबडी। वो जो हेजिटेशन मेरे अंदर है, उसका रीज़न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उसके बारे में बात चलिए करते हैं। लेट्स कम विद मी। और डू नॉट आस्क व्हाट इट इज़, let's go and make our visit. और लेकिन प्लीज you yourself also don't ask me that overwhelming question. आप भी मत पूछना रीडर्स, you also don't ask me that question. I am not comfortable with that question. तो वो क्वेश्चन कौन सा है कि भाई शादी। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, और फिर इससे पहले आप खुद ही पूछना शुरू कर दो, अरे भाई कि वो क्वेश्चन क्या है। So please don't ask me that question. In the room, the women come and go talking of Michelangelo. Michelangelo is an Italian painter. So now he is talking about the ladies who are staying in a hotel room, and then they pretend to be talking about art. ऐसा लग रहा है जैसे they are connoisseur of art. हालांकि वो पैटीनेस उनकी रिफ्लेक्ट हो रही है। They don't know what Michelangelo is and what he is known for and what is the quality of his paintings. इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बस क्या है कि दूसरे को ये बता दें कि हाँ, हम माइकल एंजेलो की पेंटिंग के बारे में जानते हैं। तो वो शैलोनेस, वो जो पैटीनेस अपने वहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ पे दिखा रहे, वो दिखाना चाह रहा है कि हाउ मॉडर्न सोसाइटी हैज़ सम पैटीनेस. The pettiness of society is also reflected. So it is all about artistic pretensions. You are not well versed in the realm of art, nevertheless you want to talk about it so that people understand that you know और यू आर आर्ट लवर, बस अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए. अब जो एक फॉगी एटमॉस्फेयर है, वो जो रात का जो सन्नाटा और उसके साथ साथ जो फॉगी एटमॉस्फेयर है, और वो फॉगी एटमॉस्फेयर उस ऑब्सक्योरिटी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है स्पीकर की, कि किस तरीके से ओपेकनेस है, एक ऑब्सक्योरिटी है उसके माइंड में. ही इज़ नॉट सर्टेन अबाउट एनीथिंग, ही इज़ नॉट क्लियर अबाउट एनीथिंग. वो जो ओपेकनेस है, वो अनसर्टेनिटी है, उसका रिफ्लेक्शन तो इनफैक्ट आउटर जो एटमॉस्फेयर है उससे भी दिखाई दे रहा है. तो जो फॉगी एटमॉस्फेयर है वो द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स.
द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन। अब यहाँ पे ये रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो। फॉग की जो कंपैरिजन है वो किससे, कैट से की जा रही है। जैसे कैट रूम में आने की कोशिश करती है विंडो के थ्रू बाहर से, तो वो अपने उससे कोशिश करती है उसको रब करने की, मजल अपने जो स्नाउट होता है उससे उसको रब करने की कोशिश करती है एंटर होने की। ऐसे समझ लीजिए कि द फॉग वांट्स टू एंटर सच अ वे दैट इट रब्स इट्स बैक, इट रब्स इट्स स्नाउट upon the window panes, licked its tongue into the corners of the evening। ये फॉग है ना, फॉग जस्ट लाइक अ कैट लिक्स इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ दिस इवनिंग। जैसे ये इवनिंग क्या है, एक पूरा चैम्बर है और चैम्बर में वो जो फॉग है वो फॉग आने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो कैट विंडो से कमरे के अंदर आने की कोशिश करती है, कभी अपनी बैक से उसको पुश करने की कोशिश करती है, कभी अपने स्नाउट से उसको पुश करने की कोशिश करती है और अंदर आने की कोशिश करती है। ऐसे ही ये फॉग है, इस जो स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे एंटर होने की कोशिश कर रहा है, इस पूरी इवनिंग को ओवरशैडो करने की कोशिश कर रहा है। लिंगर्स अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स। और ये फॉग जहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ होती है, वाटर सोर्सेज होते हैं, उसके ऊपर फॉग थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। सो ये फॉग भी यहाँ पर, अब यहाँ पर पूल्स तो है नहीं, यहाँ पर तो वो ड्रेन्स हैं, तो उन नालियों के ऊपर ही वो थोड़ा सा ये कंटिन्यू रहने की कोशिश कर रहा है, लिंगर होने की कोशिश कर रहा है। मतलब इट वॉन्ट्स टू कम एंड रिमेन फॉर सर्टेन टाइम। ये फॉग रहना चाह रहा है। अब यानी फॉग रहने का मतलब क्या है, वो जो अनसर्टेनिटी है, वो जो ओपेकनेस है, वो थोड़ी सी परसिस्ट रहने वाली है। ऐसे ही इसकी मनोदशा भी है। ऐसे ये जो स्पीकर है, स्पीकर की मनोदशा भी कैसी रहने वाली है, बिल्कुल अनसर्टेन और ओपेक, बिल्कुल ऐसी रहने वाली है। तो उसको आउटर एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कंपेयर किया हुआ है। जैसे जो टी.एस. एलियट की थियरी है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो ये एटमॉस्फेयर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का भी काम कर रहा है। जो स्पीकर की मनोदशा है, वैसे ही एटमॉस्फेयर वहाँ पे सामने है, जिस एटमॉस्फेयर के थ्रू वो हमें साथ में अपनी बात बताना चाह रहा है। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम द चिमनी, स्लिप्ड बाय द टेरेस, मेड अ सडन लीप, and seeing that it was a soft October night, curled once about the house and fell asleep। फॉग के साथ साथ जो वो चिमनीज होती है ना फैक्ट्रीज की या फिर घरों की जो चिमनीज होती है, उनसे उड़ती वो कालिक, सूट उस कालिक को कहते हैं, तो वो कालिक के साथ मिंगल होना चाह रहा है। मतलब फॉग ओपेकनेस और बिल्कुल ब्लैंकनेस, जैसा तो ब्लैकनेस और ओपेकनेस, यही उसकी मनोदशा को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ही इज अनसर्टेन and sometimes he falls simply blank, he does not know what to express। first he is uncertain or what to express, और secondly he gets completely blank। ऐसे यहाँ पे जो वो एटमॉस्फेयर है कि वो जो फॉग आ रहा है उसमें अपने आप को उन पूल्स के ऊपर, जो स्टैग्नेंट वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर अपने आप को जमा रहने दे चाह रहा है, और उसमें साथ ही साथ जब एक साथ जमा रहेगा, एक साथ एग्जिस्ट करेगा एक जगह पर, तो उस पर पड़ने वाली जो सूट जो चिमनी के थ्रू उड़ के आ रही है नीचे जो बैठेगी, अब वो भी क्या फॉग में मिल जाए, उसका इंतजार कर रहा है। तो वो लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम द चिमनी, कि पहले फॉग और ऊपर से उसके पीठ पर ये कालिक आकर के गिर जाए। तो वो अनसर्टेनिटी और ब्लैकनेस दोनों ही मिल जाए। स्लिप्ड बाय द टेरेस, वो जो चिमनीज, वो जो सूट है, सूट कहाँ से, चिमनी के थ्रू टेरेस पे गई, टेरेस से फिर थोड़ा सा स्लिप होकर के यहाँ पे गलियों में आने की कोशिश कर रही नीचे को, और उसके कहाँ पे गिरेगी वो, उस फॉग की ऊपरी परत पर। मेड अ सडन लीप एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फॉल एस्लीप। जैसे वो सूट को पता है कि ये क्योंकि अक्टूबर नाइट है और थोड़ा सा इस तरह का ओपेक एटमॉस्फेयर है, और अब क्योंकि वहाँ पे अक्टूबर में ही बहुत ज़्यादा ऑटम लाइक सिचुएशन हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तो वो फॉग भी पहले ही आ जाता है। उस फॉग में इस सूट को भी लग रहा है कि ये दिस इज़ द बिफिटिंग टाइम टू जस्ट फॉल एंड गेट सेटल्ड। उस फॉग में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि फॉग के थ्रू वो जो गलियां हैं, गलियों में उन घरों के ऊपर या कहीं पर भी जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ पे पढ़ो और सेटल हो जाओ। इस तरह का इस एटमॉस्फेयर में वो फिर अपनी बात कहना चाह रहे हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स। देयर विल बी टाइम
टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट। अब जैसे इस एटमॉस्फेयर को सेटल होने में ये जो ओपेकनेस है, ये एक जो ब्लैंकनेस है सूट के साथ, और एक ये जो एम्बिग्यूटी है एटमॉस्फेयर की, इसके सेटल होने में काफ़ी टाइम है। देयर विल बी टाइम, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। और ऐसे ही ये वो जो टेकिंग टाइम वाली प्रोसेस है वो अपने मनोदशा के ऊपर भी अप्लाई कर रहा है कि बिफोर आई एक्सप्रेस व्हाट आई वांट टू, आई टेक टाइम। ये जो एक इन एक्शन, एक जो अपनी बात को कहने से पहले जो हेजिटेशन है, अपने आप को टाइम देना, अननेसेसरीली टाइम देना, उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है कि देयर विल बी टाइम बिफोर आई एक्सप्रेस समथिंग, देयर विल बी टाइम बिफोर आई कैन let you know what is there in my mind. He does not feel courageous enough ever to express himself. वो जो inactivity है, जो inaction है और जो hesitation है, वो इसका एक characteristic identity हो चुकी है। उसको इन्होंने atmosphere से भी जोड़ दिया। जैसे वो fog आता है और वो उन विंडो पेन्स, जो भी उस गली में जितने भी घर हैं, घरों की जो विंडोज़ हैं, विंडो के बाहरी साइड से जो वो जम जाता है, तो इट टेक्स टाइम। और उसके साथ साथ कालिक भी जम जाती है, जो नालियाँ हैं गलियों की, उनके ऊपर भी वो जमा हो जाती है। उसी तरीके से इट टेक्स टाइम टू सेटल एंड देन टू एक्सप्रेस। दिस इज व्हाट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट। अब ये मर्डर एंड क्रिएट, इस तरह की इमेज देने का मतलब क्या है कि देयर विल बी अ टाइम टू रिवील द क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन ऑफ मैरिज प्रपोजल इज एज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस एज द प्रपोजल फॉर मैरिज एंड क्रिएशन। जितना मर्डर करना डिफिकल्ट है, क्रिएट करना डिफिकल्ट है, उसी सिमिलर डिफिकल्टी का जो क्वेश्चन रिवील करना मेरे लिए है। जैसे लोगों के लिए मर्डर करना डिफिकल्ट है, ऐसे मेरे लिए वो जो मैरिज प्रपोजल है, या क्वेश्चन ऑफ मैरिज, या क्वेश्चन ऑफ माई एक्सप्रेशन ऑफ लव, वो मेरे लिए उतना ही डिफिकल्ट है। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स। वर्क्स ऑफ डेज ऑफ हैंड्स वो क्या है कि जैसे एग्जीक्यूटिंग द प्लान, जो एग्जीक्यूटिंग मतलब बिफोर यू एग्जीक्यूट यू टेक टाइम, यू फील इन एक्शन बिफोर दैट, उसी तरह का मेरे साथ भी यहाँ पर है। I have to express myself, but before that I need some time. वो जो uncertainty है या indecision है, वो obstruction create कर रहे हैं मेरे रास्ते में। That lift and drop a question on your plate. वो मतलब माहौल बनाने के लिए कि मैं जो मेरे माइंड में questions हैं वो आपके सामने मैं express कर सकूँ। There's something that you have to do and then create and then you serve in a plate before somebody. सो उसी तरह से डिफ़िकल्ट मेरे लिए भी यहाँ पर है। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी एंड टाइम येट फॉर 100 indecisions. I have always been like this. I have had time and I feel that there is a time enough for everybody also. हर किसी के पास टाइम है, मेरे पास टाइम है ही है। एक चीज़ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ करने के लिए, वो क्या है, अपने आप को डिले, अपने उन इनडिसीजंस को जस्टिफाई करना, अपने आप को डिले करना। ऐसा नहीं कि पहली बार मेरे साथ हो रहा है कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और उसके लिए मेरे माइंड में वो जो अनसर्टेनिटी है, इनडिसीजंस हैं, वो अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस एंड फॉर 100 विजन्स एंड रीविजन्स। अपने आप को रिवाइज करना, अपने आप को टाइम देना, अपने आप को सोचना, फिर कुछ कहने की कोशिश करना, फिर सोचना कि यार अभी भी शायद ये भी फिटिंग नहीं होगा, तो फिर रुक जाओ और फिर तैयार करना और फिर हेजिटेट करना। तो वो हेजिटेशन, रिवीजन, अनसर्टेनिटी, ये इट हैज़ बीन द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ माइंड। ये हमेशा से बिफोर द टेकिंग अ टोस्ट एंड टी। जब मैं घर से निकलूँ, जैसे नाश्ता करने के बाद में आप सोचो कि अब मैं आई हैव डन इनफ प्रिपरेशंस एंड नाउ आई विल से व्हाट आई हैव टू। लेकिन जब भी वो मौका आ रहा है तो फिर वो अजीब सा हो जाए। अब ये फिर दोबारा से रिपीट किए जा रही है, तो ये फिर वही जो आर्टिस्टिक प्रिटेंशंस हैं जो मॉडर्न सोसाइटी की, उनको यहाँ पर रिवील किया जा रहा है। अब ये आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि कुछ भी इमेज कहीं से भी कहीं को मिला करके दी जा रही है, किसी भी चीज़ को किसी से भी कंपेयर करके दिया जा रहा है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंटीरियर मोनोलॉग का, क्योंकि आपके माइंड में जो भी चल रहा है उसको आप एज इट इज़ एक्सप्रेस कर रहे हो।
अब क्योंकि ड्रीम आपने अगर देखा है तो उसमें ये नोटिस किया होगा कि वो कोई भी स्टोरी होती है उसमें एक स्टोरी में 50 अलग अलग स्टोरीज भी होती हैं। एक इमेज एक स्टोरी की, एक इमेज एक स्टोरी की, एक इमेज एक स्टोरी की, और वो एक एमलगमेटेड फॉर्म में, मिक्स्ड फॉर्म में एक नई स्टोरी आपके सामने लगती है। लैक ऑफ क्लैरिटी रहती है उसमें किसी भी, तो वो जैसे आपके अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बनती हैं, इमेजेस बनती हैं, वैसे ही आप अगर उसको एक्सप्रेस कर दो उसी रैंडमनेस के साथ, उसी लैक ऑफ कोहेरेंस के साथ, तो वो क्या होता है, इंटीरियर मोनोलॉग है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम टू वंडर, डू आई डेयर एंड डू आई डेयर। और फिर नाउ अगेन ही इज गिविंग हिमसेल्फ सम टाइम, कि शायद फिर टाइम लगेगा, और अपने आप से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डू आई रियली डेयर। जैसे ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अपने आप की प्रिपरेशन भी कर ली, अब लग रहा है कि अब टाइम है उन लेडीज़ के पास जाने का और अपनी बात कहने का। लेकिन फिर भी अपने आप से क्वेश्चन है कि डू यू रियली फील कंफर्टेबल, डू यू डेयर टू गो डाउन स्टेयर्स एंड आस्क व्हाट यू हैव टू। जो मैरिज प्रपोजल का क्वेश्चन है वो अपनी बात कहने लायक हो, कह दोगे। सो टू वंडर देयर विल बी टाइम, डू आई वंडर, डू आई डेयर एंड डू आई डेयर। रिपीट कर रहा अपने आप से कि भाई अपने आप को श्योर करने चाह रहा है कि मैं वाकई में तैयार हूँ, हिम्मत है, कर लूँगा। ये सारे अपने आप से क्वेश्चन है। और फिर जब ये पूछता है फिर कह रहे अभी कुछ कमी है। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर। डिसेंड द स्टेयर्स मतलब गो डाउन द स्टेयर्स। परहैप्स ही इज इन होटल रूम एंड हिज होटल रूम इज अपस्टेयर्स। और जहाँ पे वो लेडीज़ हैं जिनसे बात कहेगा अपनी शादी की, वो नीचे हैं। तो वो वहाँ पे जाने के लिए कि नाश्ता वाश्ता हो गया, अब मैं नीचे जाऊँ, तो टाइम अपने आप को दूं या फिर चला ही जाऊं, इतनी हिम्मत है कि डायरेक्टली चला जाऊं या फिर और टाइम दो। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द एयर विद अ बाल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर। अब सेल्फ कॉन्शियस भी है। हेजिटेशन का एक रीज़न ये भी है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो उसको एहसास करा दे रही है कि यू आर एजिंग, और जो इफ़ेक्ट है उस बुढ़ापे का वो दिख रहा है। अब तुम्हारे बाल भी जो है गंजे हो चुके हैं, तुम वो जो बीच में से खाली हो चुका है, वो जो बाल्ड स्पॉट दिख रहा है। तो उस बाल्ड स्पॉट के साथ में उन लेडीज़ के सामने जाओगे, सो दे विल वंडर वेदर यू आर ऑफ मैरिजेबल एज और नॉट। तो कहीं वो एक बैड इंप्रेशन, एक नेगेटिव इंप्रेशन तो नहीं पड़ जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाल्ड स्पॉट को देख करके वो लेडीज़ फिर मुझसे कुछ पूछना लगेंगी, क्रॉस क्वेश्चन करेंगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? वुड आई बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन टू आंसर, टू जस्टिफाई माई growing in age? They may say, how his hair is growing thin. अरे कि मतलब बाल क्यों झड़ रहे हैं इसके भाई? What is happening? Is he sick or is he getting old? And if he is getting old, so is he really in a marriageable age? And would it be justified to marry that person, this old person, this weak person? तो फिर मेरे लिए वो होपलेसनेस की सिचुएशन हो जाएगी। कई बार सेल्फ कॉन्शियस होकर के ही वो हेजिटेशन बढ़ जा रही है। माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, माई नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट बट असर्टेड बाय अ सिंपल पिन। दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन। इन दो लाइन्स में क्या कोशिश कर रहे हैं बताने की कि आउटवर्डली आई हैव डेकोरेटेड माई सेल्फ, आई हैव गॉटन रेडी, और मैंने सूट वूट सब कुछ तैयार कर लिया, पेन भी लिया है, तो आउटवर्डली मैं अपना पूरा एक होलसम इंप्रेशन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या मैं अपनी जो ग्रोइंग कमजोरी है, ये बाल्डनेस, जस्ट लाइक द हेयर, उसकी थिननेस और उसका जो बाल्ड स्पॉट है वो, और इन्फॉर्मिटी और जो हेजिटेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो मेरे फेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या वो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा? या क्या ये सूट बूट पहनना उसको कंपेंसेट कर पाएगा? अब इसकी चिंता है। तो एक तरफ से ये मतलब पूरी कोशिश करता है, ही इज़ अ फैशनेबल काइंड ऑफ मैन, फैशन फ्रीक, ही इज़ अ फैशन फ्रीक ऑल्सो। सो माई मॉर्निंग कोट, अब कोट भी पहन लिया, कॉलर पूरा यहाँ तक लगा भी लिया सही से, ठीक है, और टाई भी पहन ली, टाई को पूरा वो जो पिन होती है उससे एडजस्ट भी कर लिया ताकि वो ऑर्डर में रहे। वेल टू डू लुक्स अहेन के, ऐसा नहीं है कि मतलब ही लुक्स पुअर, तो वो ड्रेस व्रेस सब कुछ है, लेकिन क्या वो काफ़ी है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसकी ग्रोइंग एज को, या इसकी जो मॉरल हेजिटेशन है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए काफ़ी है? अब यही एक अनसर्टेनिटी है, यही एक तरह की जो हेजिटेशन है।
हो सकता है वो बाद में ये कहे कि बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, अरे देखो मतलब कितना पतला दुबला सा लग रहा है ये, तो फिर मेरे लिए फिर वो कंडीशन कैसी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं क्या करूं फिर भी इस चीज़ का, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। अब इसका मतलब क्या है कि क्या मेरे अंदर उतनी हिम्मत है कि मैं पूरी दुनिया बदल सकूं, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं पूरी दुनिया चेंज कर सकूं, पूरी यूनिवर्स को डिस्टर्ब मतलब क्या है, उसका ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकूं। अगर मैं वो कर सकता हूं, सो आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ टेलिंग माई विशेस टू द लेडीज़। जो प्रपोजल के लिए, जो मैरिज क्वेश्चन है उसके लिए जा रहा हूँ, तो शायद वो भी कर दूँ। लेकिन क्या वाकई में हूँ मैं उस लायक? अपने आप से ये अपने कैपेबिलिटीज़ को, पोटेंशियल्स को पूछता जा रहा है और फिर इनकैपेबल फील करता चला जा रहा है। इन डिसीजंस लास्ट में रिजल्ट होते चले जा रहे हैं। इन अ मिनट देयर इज़ टाइम फॉर डिसीजंस एंड रिविजन्स विच अ मिनट विल रिवर्स। अब वो ये भी पता है कि भाई कई बार 1 मिनट का टाइम काफ़ी होता है सब कुछ करने का, सब कुछ बदलने का। तो मैं क्या उस 1 मिनट के लिए रुकूं? अब यानी कि एक जो अर्ज है ना, अर्ज फॉर पोस्टपोनमेंट जो है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को टालना प्रिवेल कर जाती है। जब भी कुछ अंदर से एक डिसीजन बन के आता है और जो हिम्मत बन के आती है, तो वो जो अर्ज फॉर पोस्टपोनमेंट है कि थोड़ा रुको, अभी रुको थोड़ा सा, अभी करते हैं, तो उस चक्कर में क्या है कि फिर वो काम हो ही नहीं पा रहा है। तो ये कि एक मिनट का टाइम काफ़ी होता है पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए, सारे डिसीजंस को लेने के लिए, रिवाइज करने के लिए। लेकिन क्या वो 1 मिनट का टाइम मेरे पास है? क्या वो 1 मिनट का टाइम मेरे पास कभी मेरी लाइफ में आ पाएगा जबकि मैं उसमें डिसाइड कर लूँ एंड आई गो डाउन स्टेयर्स एंड मीट द लेडीज़ फेस टू फेस एंड देन टेल हाउ आई एम लुकिंग एंड हाउ आई एम फीलिंग फॉर देम एंड व्हाट आई हैव विद देम। क्या मेरा पर्पज़ क्या है उनसे मिलने का? तो ये कर पाऊंगा मैं? ये फिर इनडिसीजन। अब एक तरफ कॉन्फिडेंस बन रहा है कि हाँ कह तो दूंगा मैं, क्यों? क्योंकि फॉर आई हैव नोन देम ऑलरेडी, नोन देम ऑल। अब ऐसा भी नहीं है कि आई एम मीटिंग दोज लेडीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो एक ऑकवर्डनेस रहेगी उनसे उनको ग्रीट करने में, बात करने में। तो अनफेमिलियर फेसेस से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है स्टार्टिंग में, फॉर्मेलिटी रहती है। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि भाई नहीं होगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी नोन देम। मैं तो जानता हूँ उनको, सबको जानता हूँ। हैव नोन द इवनिंग्स, मॉर्निंग्स, आफ्टरनून्स। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। अब मैं तो जानता हूँ उनको, और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत जानता हूँ, मतलब थरोली। आई नो देम थरोली। आई हैव नोन द इवनिंग्स, मॉर्निंग्स, आफ्टरनून्स, मतलब आई हैव स्पेंट अ कंसिडरेबल टाइम विद दोज लेडीज़। उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मॉर्निंग, इवनिंग्स और नाइट्स, आफ्टरनून्स, एवरीथिंग आई नो, क्योंकि आई हैव द कंप्लीट टैली ऑफ माई डेज। मेरा टाइम कैसे बीतता है मुझे सब कुछ पता है। एक जो लाइफ, बड़ी गिनती की लाइफ जीता हूँ मैं, और उस लाइफ को मैं फिंगर टिप्स पर काउंट कर लेता हूँ क्या क्या मैं करता हूँ किस तरह से, क्योंकि एक्शन तो मेरी लाइफ में बहुत कम ही है, तो उनको याद रखना बहुत ईजी मेरे लिए। जैसे आप चाय में गिन करके शुगर डालते हो और पता चल जाता है आपको कितना आपने डाला, तो वो बड़ा छोटा सा एक कैलकुलेशंस है अपनी लाइफ को काउंट करके रख। फॉर दोज हु डोंट डू ए थिंग एट ऑल, उनके लिए उन्हें पता है कि कब उन्होंने लास्ट कोई एक्शन किया था। तो मुझे सब कुछ पता है उनके लेडीज़ के बारे में। आई नो एवरीथिंग अबाउट देम एंड आई नो देम थरोली, सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग ऑकवर्ड। ये जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में ऑकवर्ड होने का तो फिर का सवाल है ही नहीं। फैमिलियर होने का, अनफैमिलियर होने का नहीं है। क्वेश्चन उस हिम्मत को गैदर करने का है जिससे कि मैं अपनी बात, अपने मन की बात उनसे कह पाऊँ। आई नो द वॉइसेज डाइंग विद द डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फार्दर रूम। और मैं जो मतलब दूसरे रूम में जो वॉइसेज है ना, और वो म्यूज़िक है, उस म्यूज़िक में जो वॉइसेस हैं उनकी, उनको भी पहचानता हूँ, जानता हूँ। अब मतलब क्या है कि ही हैज़ हैड इंटीमेट रिलेशनशिप विद दोज लेडीज़, दैट्स वाई ही इज़ वेरी श्योर अबाउट देयर प्रेजेंस। दूसरे कमरे में जो लेडीज़ हैं जिनके पास इसको जाना है, बात करनी है, कि मैं उन आवाज़ें जो आ रही हैं उन आवाज़ों को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। अब फिर बात आती है कि शुड आई प्रिज्यूम दैट दे आर रेडी टू लिसन टू मी, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, या इतना
हिम्मत है मेरे अंदर, तो क्या मैं उस चीज़ को प्रिज्यूम करके कि मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, और वी हैव हैड रिलेशनशिप ऑल्सो, सो what I will say will be acknowledged, accepted as such, क्या मेरे लिए हो पाएगा, इतना एज्यूम करके चला जाऊं मैं, फिर वही हेजिटेशन हो गई। I've known the eyes already, known them all, the eyes that fix you in a formulated phrase, the way they look at me, I also identify them, उसको भी पहचानता हूँ, किस तरीके से वो मुझे जानती हैं, पहचानती हैं, और उसके साथ साथ जब मैं वो नर्वस फील करता हूँ उनकी प्रेजेंस में, उस चीज़ को भी मैं जानता हूँ। यानी कि बहुत इंटीमेटली उन लेडीज़ को ये जानता है। मॉरल हेजिटेशन और जो इनडिसीजन या अनसर्टेनिटी की एक्सटेंट देखिए कि जिनको वो जानता है, उनके पास भी जाने से, अपने मन की बात कहने से इसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो उनकी बात वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ, द आइज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज। फॉर्मुलेटेड फ्रेज मतलब जैसे बिल्कुल फिक्स्ड आंसर जो होता है ना, एक रटा रटाया आंसर, जैसे आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, और जो वो क्लिशे जो होते हैं, घिसी पिटी बात, तो मैं ये भी जानता हूँ कि वो एकदम से आउटराइट रिजेक्ट भी कर सकती है। एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, व्हेन आई एम पिन्ड एंड रिगलिंग ऑन द वॉल, तो इस चीज़ को प्रिज्यूम करूँ, वो जो पिछली लाइन थी कि शुड आई प्रिज्यूम, शुड आई डेयर टू गो एंड फेस व्हाट मे हैपन, दिस मे हैपन, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, और जब मैं उनसे अपनी बात रखूँगा तो वो आउटराइट मुझे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं कैसा फील करूँगा उनके सामने, जैसे कि आपने किसी वॉल पे जाते हुए कोई इंसेक्ट को एक पिन से टाँक दिया। इंसेक्ट है वो फ्लटरिंग कर रहा है और उसके पंख फड़फड़ा रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहा है और कंप्लीटली डोमिनेटेड फील कर रहा है। तो यहाँ पे मैं भी ऐसे ही फील करूँगा जब मैं उनके सामने गया, एंड द मोमेंट आई से व्हाट आई हैव टू से, मैंने अपनी मन की बात बताई उनको, और उन्होंने मुझे एकदम से कंट्रोल में लेकर के डोमिनेट कर दिया और रिजेक्ट कर दिया, और मैं फिर कैसा फील कर रहा हूँ, उस इंसेक्ट की तरह फील कर रहा हूँ। तो ये प्रिज्यूम करके, इतना डेयर कलेक्ट करके कि मुझे जाना चाहिए, देन हाउ शुड आई बिगिन टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज। जो बट एंड्स यूजलेस होते, बट एंड्स क्या होते हैं, आपने उस चीज को एंजॉय किया, और बट एंड्स को आप कोई संभाल के तो नहीं रखता, दे बिकम रबिश, दे बिकम लिटर एंड देन यू थ्रो देम अवे। इनको अपनी लाइफ भी उन बट एंड्स की तरह ही यूजलेस, आउट ऑफ पर्पज लगती है, कि जब मैं जाऊं किस तरीके से अपने आप को बिगिन करूं, शुरुआत करूं कि भाई मैं ये हूं, और क्या स्पिट आउट मतलब एक्सप्रेस ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, मतलब जो मेरी लाइफ अनइवेंटफुल रही है मैं उसको उनके सामने एक्सप्रेस करूं। वुड दैट बी सफिशिएंट, वुड दैट मेक मी होलसम फिगर बिफोर देम, क्योंकि मेरी लाइफ में तो इवेंटफुल कुछ हुआ ही नहीं है, वो उतना यूजलेस है जैसे कि बट एंड्स। तो फिर मैं किस तरीके से प्रिज्यूम करूं कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। देन ही सेज, वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स, आफ्टर द मार्मलेड, द टी, among the porcelain, among the talk of you and me। यहाँ पे एक और बात वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं कहता ऐसा, अगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता, जितने भी मैंने अब तक इप्स एंड बट्स फेस किए हैं, जितने भी अनसर्टेनिटीज़ फेस किए हैं, उनमें रहा हूँ, उन सब के बाद में अगर मैं कह देता और रिजेक्ट हो जाता, तो क्या वो वर्थवाइल होता? वो जो प्रपोजल था उसको बार बार टालना, तो क्या वर्थवाइल होता? अब तक जिन अनसर्टेनिटीज़ के बारे में बात की है, तो उनका इतना ज़्यादा डिस्कशन लंबा करना क्या वर्थवाइल होता अगर कोई उसमें से मैं अपनी बात कहता और वो रिजेक्ट कर देती? फियर ऑफ रिजेक्शन, और उसी के वजह से वो हेजिटेशन वो माइंड से जा नहीं रही। सो वुड इट हैव बीन वर्थवाइल आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स मीन्स आफ्टर टेकिंग सो मैनी टी, मतलब क्या है कि जितनी भी कॉफ़ीज़ पी है, जितने भी ये कॉफ़ीज़ पीते पीते वो सोचा है, सोचने के बाद में वो डिले किया है, डिले करने के बाद में अगर मैं जाता हूँ और इफ़ आई टेल देम दैट आई हैव टू मैरी देम, और वेदर दे आर विलिंग टू मैरी मी, और instead of marrying me, instead of accepting my proposal, they reject me outright, तो क्या ये फिर worthwhile रहेगा? अभी मतलब hesitation। Would it have been worthwhile to have bitten off the matter within a smile? Bitten off मतलब क्या? suppress कर देना। ये इस मैटर को एक स्माइल से पास करके क्या भूल जाऊं या भूल जाता? To have squeezed the universe into a ball, to roll towards some overwhelming question,
मतलब वो जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज टू टफ टू आस्क, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट। तो उस क्वेश्चन के बारे में जो अब तक मैं जितने भी अनसर्टेनिटीज़ या जितने भी तरह की जो फियर या फिर सस्पिशन में रहा हूँ वो मैं एक्सप्रेस कर देता और उसके बाद में रिजेक्ट हो जाऊँ। सो इन व्हाट वे इट वुड बी जस्टिफाइड। तो शायद इस वजह से ही वो पोस्टपोन कर रहा है, कह रहे छोड़ो नहीं होगा। इतना सब कुछ वेट करने के बाद में भी अल्टीमेटली रिजेक्ट हो गए। तो उस एम्बेरसमेंट से तो अच्छा यही है कि ना ही कहो। सो ड्यू टू द अनफोर्सीन रिजेक्शन, जो सपोज्ड रिजेक्शन है उसकी वजह से फिर ये सोच रहा है कि यार छोड़ो, एक उस बड़े से डिस्कशन को लाना और फिर उसको आगे एक्सप्रेस करना और फिर रिजेक्ट हो जाना, सो इट वुड नॉट बी वर्थ वाइल। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर खुद को पता है कि आई डोंट वांट टू वेंचर इनटू दिस थिंग। इतना सब कुछ वो क्वेश्चन जो डिस्कशन में आ रहा है और फिर मैं जाके वहाँ पे कहूँ उनके सामने, उन लेडीज़ के सामने जाऊँ और उनसे कहूँ टू से आई एम लेजारस कम फ्रॉम द डेड, come back to tell you, I shall tell you all. Lazarus is also a biblical reference. Actually, Lazarus wanted to come out of hell to earth in order to express his experiences. Lazarus के पास भी वही moral hesitation थी या hesitation थी, वो भी चाहता था कि मैं अर्थ पे वापस आऊँ और अपने experiences शेयर करूँ। अब क्यों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो हेल में है वो वापस आ नहीं सकता। जो लॉस्ट सोल्स हैं जो कि हेल में है और वो दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे वांट टू टेल द एक्सपीरियंसेस दे आर फेसिंग इन हेल, लेकिन वहाँ पे वो कर नहीं सकते। वो हेजिटेशन या फिर वो कंपल्शन, वो रिस्ट्रिक्शन वो उनको रोक रखती है। तो उसी तरीके से फील कर रहा है कि यार मैं भी अब तक मैंने अपने आप को रोक रखा था, लेकिन अब मैं आपके सामने हूँ और मैं सब कुछ कहना चाहता हूँ। I'm Lazarus and I want to tell you what is happening inside me। जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, उसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ। अब बताओ, तो अगर मैंने कह दिया और फिर वो रिजेक्शन मिल गया तो क्या वर्थवाइल होगा इतना सस्पिशन को झेलना? अब वन मतलब क्या है? वन ऑफ द लेडीज सेटलिंग अ पिलो बाय हर हेड शुड से, मतलब इफ आई गो एंड देन हेल्प हर सेटल हर पिलो, वो सिविलिटी मैं एक्सप्रेस करूँ, वो यहाँ पे मैनरिज्म दिखाऊँ, मतलब किसी भी एक लेडीज़ का जो पिलो है उसको हेल्प करूं उसको सेटल करने में और फिर वो मुझसे बड़े अच्छे से बर्ताव करे। अब मेरा उसके पास जाना, उसको प्रपोज करना, वो शायद उसको सुन करके ये ना कह दे टू से, शुड से, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, दैट इज नॉट इट एट ऑल। अरे कि भाई मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं ली कि आई लाइक एंड आई वांट टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल, नहीं। अरे भाई मेरी सिविलिटी या मेरी जो मैनरिज्म है, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग दैट मैनरिज्म, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग दैट सिविलिटी। मेरा अच्छा व्यवहार करने का मतलब ये थोड़ी है कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू। नो, आई कैन नॉट बी इंटरेस्टेड इन यू, आई कैन नॉट मैरी यू। तो अब अगर ऐसा सुनने के लिए मिल जाए मुझे तो फिर क्या रहेगा? इससे बेहतर तो वो जो फियर, वो जो सस्पिशन, वो जो डाउट, वो हेजिटेशन, उनमें रहना ही बेहतर है। मुझे तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो एक रिजेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि रिजेक्शन मिला तो फिर मेरे लिए वो कंडीशन क्या होगी ना, बड़ी एम्बेरसमेंट वाली होगी। आई कैन नॉट इवन टॉलरेट दैट एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल। फिर ये रिपीट कर रहा है कि बताओ ये ठीक होगा? आपको भी लग रहा होगा रीडर्स कि यार व्हाई आई एम लिंगरिंग इट, व्हाई आई एम लिंगरिंग ऑन दिस क्वेश्चन, व्हाई आई एम नॉट एक्टिंग, व्हाई आई एम नॉट गोइंग एंड टेल देम एंड फिनिश इट ऑफ। तो क्या क्यों नहीं कर रहा हूँ? यूँ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे शायद कहीं ना कहीं वो अंडरनीथ देयर इज़ अ फियर इमर्जिंग इन मी कि यार अगर कह दिया, चले भी गए, कह दिया और फिर रिजेक्शन मिल गया तो वो एम्बेरसमेंट जो होगी वो आई डोंट वांट टू फेस दैट एम्बेरसमेंट। उससे बेहतर तो ये फियर, सस्पिशन, डाउट, रिलेक्टेंस, हेजिटेशन यही बेहतर है। अब क्या उस रिजेक्शन के लिए मैंने ये सारा फेस किया? आफ्टर द सनसेट्स एंड द डोर यार्ड्स एंड द स्प्रिंकल्ड streets, sprinkled मतलब rainy streets, after the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor। ये रेफरेंस जैसे क्या होता है वेडिंग्स। आई हैव फेस्ड मैनी सनसेट्स, सनराइजेस, आफ्टरनून्स, इवनिंग्स, मैरिज, वेडिंग सेरेमनीज, कितनी मैंने फेस किया। उसके बाद में जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक आया है वो यही है कि यार अपने मन की बात छोड़ो, क्योंकि अगर रिजेक्शन मिल गया, क्योंकि आई एम कॉन्शियस ऑफ माई इन्फॉर्मिटीज़,
आई एम कॉन्शियस ऑफ माई वीकनेसेस, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ग्रोइंग एज एंड बिकॉज ऑफ विच आई मे फेस रिजेक्शन। तो वो अच्छा शायद नहीं होगा। सो एंड दिस एंड सो मच मोर, मतलब आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ, आई हैव एक्सपीरियंस्ड सो मच इन माई लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सुबह से लेकर शाम तक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मेरे अंदर के जो वो डर है या फिर वो सस्पिशन है उसको शायद कहीं ना कहीं मेंटेन रख रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू और कम आउट ऑफ दिस सस्पिशन। खैर, इट इज इम्पॉसिबल टू से एंड जस्ट व्हाट आई मीन, बट एज इफ अ मैजिक लैंटर्न थ्रू द नर्व्स इन अ पैटर्न्स ऑन स्क्रीन। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि दे कैन नो क्वाइट इजीली आफ्टर सीइंग माई फेस। ऐसा लग रहा है कि वो लेडीज मेरा चेहरा देख करके ही मेरा अंदर क्या चल रहा है, मेरी माइंड में क्या चल रहा है, उसको एकदम से जान जाएगी। यहाँ पे एक इमेज दी है लैंटर्न, यानी जैसे एक्सरे मशीन, यू थ्रो द लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड यू हैव एन इमेज ऑन द स्क्रीन। और वो इमेज क्या है कि इसके माइंड में जो चल रहा है वो सारा जैसे स्कैन। तो वो लैंटर्न वाली इमेज क्या है, जैसे मैजिकल लैंटर्न, आपने एक लैंटर्न मतलब क्या है, लाइट थ्रो किया आपने किसी ऑब्जेक्ट पर और वो लाइट मैजिकल है, उस लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसमें आपके माइंड में ब्रेन मैपिंग हो जा रही है और आपके माइंड में जो भी चल रहा है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल इफ वन सेटलिंग अ पिलो और थ्रोइंग ऑफ ए शॉल and turning towards the window should say that is not it all। और फिर उसके बाद में फिर मैं दोबारा से वही चीज़ रिपीट हो रही है कि फिर जाकर के मैं ये सुनने का मौका मिल रहा है, वो लेडी जिसको मैं बहुत नाइसली ट्रीट करूं और हेल्प करूं और उसके बाद में वो ये कहे कि नहीं भाई, मैंने तुमसे कह दिया कि यू कैन हेल्प मी एडजस्टिंग द शॉल और यू कैन हेल्प मी एडजस्टिंग द पिलो, सो दिस इज़ माई नाइस जेस्चर टुवर्ड्स यू, यू आर अ जेंटलमैन, बट इट डज नॉट मीन दैट आई एम इंटरेस्टेड इन यू। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हो जाऊंगी और मेरा एक्सेप्ट जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। तो अगर ये फिर दोबारा से मुझे सुनने मिलता है तब सिचुएशन को फिर मैं कैसे फेस करूंगा, तो वो तो मेरे लिए एम्बेरसमेंट हो जाएगी ना। इसलिए अब यहाँ पे बड़े आयरानिकल बात कही है कि आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट। अब मैं प्रिंस हैमलेट थोड़ी हूँ, बट यू नो एंड वी नो और थ्रू आउट दिस पोम यही बात इंडिकेट करी है कि ये इसके अंदर वो डिले इन एक्शन, वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली टेंडेंसी है वो प्रिंस हैमलेट की तरह ही है। प्रिंस हैमलेट ऑफ द प्ले हैमलेट बाय शेक्सपियर, मतलब ही केप्ट ऑन डिलेइंग द थिंग्स, ही केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग द थिंग्स। उसको सब कुछ पता था, ही न्यू द कॉज, ही न्यू द पर्पज ऑफ हिज लाइफ, लेकिन फिर भी वो रिवेंज नहीं ले पा रहा है। उसे पता है कि उसके पापा को किसने मारा और किसने उसकी माँ को बहलाया फुसलाया, उसका अंकल इज़ द कल्प्रिट, मेन कल्प्रिट, लेकिन फिर भी पता नहीं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, बदला ले नहीं पा रहा है। तो वो एक जो इनएक्शन वाली टेंडेंसी है, वो कह रहा है कि मैं हैमलेट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर पूरी पोम में आपको यह दिखा है कि वो हैमलेट की तरह ही है। मतलब ही इज येट अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ या मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैमलेट। बट आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, ये यहाँ पे किसका रेफरेंस है? पोलोनियस। मैं तो पोलोनियस की तरह हूँ, बेवकूफ। वन दैट विल डू टू स्वेल अ प्रोग्रेस, स्टार्ट अ सीन और टू। मतलब वो पोलोनियस जैसे बेवकूफ, और वो किस तरीके से जिसकी सरकार और उसके साथ ही उसकी चापलूसी करने में लग जाए, उस तरह। तो पोलोनियस हूँ मैं, हैमलेट नहीं हूँ। लेकिन रियलिटी में क्या है कि ये हैमलेट की तरह है, पोलोनियस की तरह नहीं। एडवाइज द प्रिंस, नो डाउट एन ईजी टूल, डिफरेंशियल एंड ग्लैड टू बी ऑफ यूज़। और मैं तो भाई बस ये है कि मैं एक डिस्पोजेबल काइंड का पर्सन हूँ और मुझे कोई यूज़ कर ले तो मैं बेहतर है, लॉर्ड की तरह हूँ जो प्रिंस को एडवाइस करे। तो इनफैक्ट यहाँ पे जो बात चल रही है वो क्या है कि ही इज़ द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ और द मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंस हैमलेट, नॉट द पोलोनियस। लेकिन फिर भी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो कह रहा है आयरनिकली कि मैं पोलोनियस हूँ, प्रिंस हैमलेट नहीं। इनफैक्ट आई एम सबसर्विएंट। डिफरेंशियल मतलब क्या है? सबसर्विएंट। सबसर्विएंट मतलब क्या है? आई मेरे अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कमांडिंग टाइप के नहीं है, मैं तो बस जो मुझसे कह दो वो कर लूँ। अपनी कैपेबिलिटीज़ पर, अपने उन पोटेंशियल्स पर जो एक नॉर्मल डाउट रहता है वो उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। पॉलिटिक यानी पोलाइट, कॉशियस, और पॉलिटिक का दूसरा भी आप कैनोटेशन भी ले सकते हो कि
जो डिप्लोमेटिक तरीके से हूँ, मतलब मैं वो एम्बेरसमेंट को फेस एकदम से नहीं करना चाह रहा। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं उसको प्रपोज ही ना करूँ। सो मेटिकुलस फुल ऑफ हाई सेंटेंस मतलब क्या है, मेरे माइंड में तो बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। आई हैव सो मच टू से। अ बिट ऑब्ट्यूज, लेकिन वो ऑब्ट्यूज है, ओपेक है, ऑब्सक्योर। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन वो सब ऑब्सक्योर है। मेटिकुलस हूँ, शार्प हूँ, सब कुछ है, डिप्लोमेटिक हूँ, कॉशियस भी हूँ, अनवांटेड जो एम्बेरसमेंट है उसको फेस ना करना पड़े इसलिए भी कॉशियस हूँ। लेकिन मैं फिर भी क्या है, मुझे पता नहीं लगता कि अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि मैं एक बेवकूफ़। एट टाइम्स इंडीड ऑलमोस्ट रिडिकुलस, एट टाइम्स द फूल। अब कई बार तो मुझे ये लगता है कि आई एम सिंपली अ फूल। शायद मुझ में वो एक्सप्रेसिव होने वाली जो क्वालिटी होती है वो शायद नहीं है। मैं चाहता तो हूँ कुछ कहना, लेकिन वो कह नहीं पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं कह पा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या तो वो जो डर है, सपोज जो फियर है कि वो सच ना हो जाए, तो उसकी वजह से, या फिर अंदर मेरे वैसी जो एक मॉरल हेजिटेशन होती है, स्क्रूपल्स होती हैं, वो कुछ ज़्यादा ही हैं, वो प्रिवेल करके चल रही हैं। अब पता नहीं क्या रीज़न है। यहाँ पे एक और पहलू है उसकी पर्सनैलिटी का, जहाँ पे वो मॉडर्न जो एक रोमांटिक इमेज उसको जीना चाह रहा है। अब रोमांटिक इमेज जीना चाह रहा है, और जीने का मकसद भी उसका क्या है कि वो जो ग्रोइंग एज है उसको कहीं ना कहीं छुपाने, मेकअप करना चाह रहा है, कंपेंसेट करना चाह रहा है अपने आउटवर्ड लुक्स से चाह रहा है। लेकिन जब बात आती है उसको एक्सप्रेस करने की, तो फिर पीछे हट जा रहा है। ये है। सो आई ग्रो ओल्ड, मतलब अब एहसास भी है, ये भी एहसास है कि अभी अपनी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, कि मुझे ये भी एहसास है कि आई एम ग्रोइंग इन एज, आई एम गेटिंग ओल्ड, बिकॉज ऑफ विच द स्क्रूपलस नेचर इज ऑल्सो प्रिवेलिंग। शायद वो एक बढ़ती हुई जो एज है वो मेरी एक स्क्रूपलस नेचर का, या फिर ये जो हेजिटेशन है इसका एक रीज़न है, वो रिफ्लेक्शन है। तो वो उसका एहसास भी है उसको। आई शैल वेयर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं, जैसे नीचे से ट्राउजर्स होते ना, तो उसको फोल्ड करना, तो एक फैशनेबल, मतलब फैशन फ्रीक तो है ही, फैशन फ्रीक है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है। अपनी बात को एक्सप्रेस करने का जो गट्स होते हैं वो शायद नहीं है, और उसको एहसास भी है कि मुझ में है नहीं गट। शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, तो अब मैं क्या करूं, मतलब प्रेजेंटेबल बनने के लिए मैं क्या करूं ताकि वो जो आउटवर्ड अपीयरेंस है वही शायद मुझे कुछ कॉन्फिडेंस दे दे और मैं जाकर के अपनी मन की बात कह दूं। तो शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, फैशनेबल तरीके से कॉम कर लूँ उसको, वो एक बेहतर जो होलसम इंप्रेशन देगा। डू आई डेयर टू ईट अ पीच, अब ये पीच का यहाँ पे जो नॉर्मल फ्रूट वाला सेंस होता है वो यहाँ पे नहीं है। पीच का एक जो इनफॉर्मल सेंस ये भी होता है कि टू बिकम अ फैशनेबल और रोमांटिक इमेज। तो यहाँ पे लग रहा है कि मैं किस तरीके से अपने आप को डेकोरेट करूँ, कुछ आउटवर्ड अपीयरेंस को चेंज करूँ ताकि मैं एक रोमांटिक इमेज को एज्यूम करूँ। रोमांटिक इमेज जो एज्यूम होगी उससे फिर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर मैं उन लेडीज़ के पास जाऊँगा और देन आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। सो इतनी डेयरिंग है मेरे अंदर, अपने आप से पूछ रहा है। या फिर मैं क्या करूँगा, आई शैल वेयर वाइट फ्लैनेल ट्राउजर्स एंड वॉक अपॉन द बीच। और ये मतलब उसके रोमांटिक नोशंस हैं जो एक अंदर से उसके माइंड में रहता है कि ऐसे फैशनेबल कपड़े पहनो, फ्लैनल ट्राउजर्स जो लाइनिंग वाले ट्राउजर्स होती हैं, फैब्रिक का एक टाइप होता है ये जो सेल्फ डिज़ाइनिंग वाला होता है, वो पहन करके फोल्ड करके ट्राउजर्स और बीच पर जाओ, बीच पर जा कर के वो जो रोमांटिक इमेज है उसको एंजॉय करूं। क्या करूं? आई हैव हर्ड द मरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच। अब यहाँ पे एक रेफरेंस ओडेसी का भी है। अब ये मरमेड्स मिथोलॉजिकल फिगर्स होती हैं, ये जनरली सेलर्स के सामने आती थी और उनको अपने अट्रैक्शन से डाइग्रेस करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ये करती रहती थी। तो उनका सॉन्ग इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता था कि सेलर्स उनके सॉन्ग को सुन करके दे फेल्ट चार्म्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड देन दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे लेकिन उसको कह रहा है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड भी होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ मरमेड। वो जो रोमांटिक इमेज है उसको मैं एंजॉय करना चाह रहा हूँ। आई डोंट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी। अब लेकिन हो सकता है कि दे कौन है, ये मरमेड्स। अब लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता कि व्हेन आई गो टू द बीच इन ऑर्डर टू एंजॉय इट, तो मरमेड्स मेरे सामने गाएंगी। क्या मेरी इमेज उस तरह की है? क्या मैं उतना रोमांटिक या उतना डेयरिंग या उतना जो हीरोइक दिखूंगा
जो मरमेड्स मेरे सामने गाना गाएंगी, मैं चाहता तो हूँ लेकिन क्या वो हो पाएगा? वह ये चाह बहुत कुछ रहा है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना तो डेयरिंग है और ना ही उसको मटेरियलाइज करवाने के लिए इसके पास कुछ एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन माइंड में है, कॉन्सेप्शन में है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में नहीं। आई हैव सीन देम राइडिंग सीवर्ड ऑन द वेव्स, combing the white hair of the waves blown back when the wind blows the water white and black। अब ये अक्सर ये फिर यहाँ पे इमेजिन कर रहा है कि मैंने अक्सर पिक्चर किया है। आप सीन दैम मतलब ऐसा नहीं कि लिटरली उन्होंने देखा ही है, ये इमेजिन किया है कई बार, रोमांटिसाइज किया है, अपनी उन फीलिंग्स को सोचा है, एनविजन किया है कि वो मरमेड्स आ रही हैं और आ कैसे रही हैं। आई हैव सीन देम राइडिंग सीवर्ड ऑन द वेव्स ऑफ द ओशन। वो जो वेव्स ओशन की साइड में, मतलब जहाँ पे बीच है उधर ओशन की साइड से बीच की तरफ मेरी तरफ, यानी कि आ रही है अपना गाना सुनाने के लिए। ऐसा मुझे कई बार मैंने एनविजन किया है। कॉम्बिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लॉन ब्लैक। अब जो वेव्स जो बन रही हैं उन वेव्स को सहलाते हुए ये आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी के ब्लैक एंड वाइट हेयर को कोई सहला रहा है, उसको अच्छा फील कराने के लिए। तो मुझे अच्छा फील कराने के लिए वो शायद उस कहीं से सी में से निकल करके और मेरी साइड वो उन लहरों को सहलाते हुए मेरे पास आ रही है। ये नॉर्मल फिनोमिना है। हवा के साथ साथ जो समुद्री लहरें होती हैं, वो जो कैडेंस क्रिएट होता है, यहाँ पे उसको एक अलग इमेज दी है, पोएटिक इमेज दी है कि वो जो मरमेड्स आती हैं, वो जलपरियाँ जो आ रही हैं, उनको सहलाते हुए पानी की ऊपरी सतह को मेरे पास आती हैं। वो मैं मैंने अक्सर पिक्चर किया है उसको, मैंने अक्सर उसको एनविजन किया है। वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी बाय सी गर्ल्स रीद्ड विद द सी वीड रेड एंड ब्राउन टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस एंड वी ड्राउन। और ये मैंने अक्सर, जैसा अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं दूर से वो उस ओशन से वो निकल करके मरमेड्स आ रही हैं, मैं अपने उसी फैशनेबल ड्रेस में रोमांटिक इमेज बना करके अपनी बाल पीछे को काट करके मैं सी बीच पे जा रहा हूँ, और फिर वो जो मरमेड्स हैं वो वहाँ से निकल करके मेरी तरफ गाना गाने के लिए आ रही है, मुझे सुनाने के लिए आ रही है। ऐसे मैंने कई बार पिक्चर किया है। और फिर वो क्या है कि वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी। वो जो सी है ना, सी के नीचे अंडर वाटर कहीं मुझे ले गई हैं, और आई एम लिसनिंग टू देयर सॉन्ग, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, एक्सटेटिक बाय सी गर्ल्स। वो सी गर्ल्स वही हैं मरमेड्स। रीड मतलब रैप्ड विद सी वीड रेड एंड ब्राउन। एक और इमेज यहाँ पे बन गई है कि मैं जैसे नीचे जो अंडर वाटर जा रहा हूँ, तो वो कपड़े वपड़े कैसे हैं, जैसे कि सी वीड्स, जो वो घास फास जो जनरली होती है, उसको मैं अपने ऊपर लपेट करके नीचे जा रहा हूँ। मतलब आई हैव बिकम वन ऑफ द क्रीचर्स ऑफ द सी। उसी की तरह मैं नीचे जा रहा हूँ, उस जो म्यूज़िक को फील कर रहा हूँ, उस रोमांटिक जो एटमॉस्फेयर है उसको फील कर रहा हूँ, और एक ट्रांस लाइक जो स्टेट होती है उसमें मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, जैसे मदहोश होता है वो उस सॉन्ग से जो मरमेड्स आ रही। टिल द ह्यूमन वॉइसेस वेक अस। और ये कब तक चलता है? जब तक कि मुझे कॉन्शियस वर्ल्ड में कोई जगह न दे, मतलब जब तक कि मुझे एहसास न हो जाए कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग एंड आई कैन नॉट गो अंडर वाटर इन ऑर्डर टू सी द मरमेड्स सिंगिंग, इन ऑर्डर टू लिसन टू देयर म्यूजिक, इन ऑर्डर टू गेट लल्ड बाय द म्यूजिक ऑफ द मरमेड्स। ये मतलब एक माइंड में चल रहा है, और जब एहसास होता है कि मैं तो कहाँ पे हूँ, आई एम ऑन द अर्थ एंड आई एम ए ह्यूमन बींग, आई कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ रोमांटिक ब्लिस। और वो जो ह्यूमंस मेरे आसपास होंगे उनकी आवाज़ों से फिर मुझे एहसास होता है कि नहीं, ये तो एक सपना टाइप का था। तब क्या है कि वो सारा का सारा जो इमेज थी, रोमांटिक इमेज थी, वो खत्म। तो अब ये पोम कहाँ पे ख़त्म हुई? जहाँ से स्टार्ट हुई थी। वही इनडिसीजंस, वही परप्लेक्सिटी, वही जो फियर, वही इनसिक्योरिटी, वही अनसर्टेनिटी, उसको एक्सप्रेस किया, कोशिश की कि आगे जाएं, एक्सप्रेस करें अपने आप को, अपनी बात कहें, लेकिन वो एक सपोज्ड फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ गेटिंग एम्बेरेस्ड, वो सब चीज़ों ने इसको फिर मौका दिया ही नहीं। तो फिर वो जो सॉन्ग था वो जहाँ से स्टार्ट किया था कि लेट्स गो यू एंड आई, तो वहीं पर ही वो एंड हो जाता है। मतलब ये एक जो एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस थी और एक अनसिक्वेंशियल वे में जो इमेजेस थी जो उसके माइंड में आ रही थी, अपनी उस अनसर्टेन कंडीशन को लेकर के उनको एक्सप्रेस कर दिया, और जहाँ पे बात थी वहीं पर ही रहे। होपफुली आई वॉज एबल टू डू जस्टिस टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। और ये पोम नॉर्मली वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के
जो पीजी और यूजी के लिटरेचर के सिलेबस में लगी होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे और उसका बेनिफिट लें। ये पोम उस प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसमें आपको बहुत सारी और पोम्स की और एसेज की और शॉर्ट स्टोरीज़ की और जो लेसन्स होते हैं डिफरेंट ये लिटरेचर के, उनके एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाएंगे। और लाइक दिस वीडियो and if you are new to the channel, do subscribe to it so that you don't miss the videos. Thank you so much.